अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीक जब हम हफ्तानामा रिकॉर्ड कर रहे थे तब हमारी डिस्कशन में ये एनालिसिस चल रहा था कि मार्केट जो है वो 180 का लेवल भी टच कर सकती है, और इसी तरह इवनिंग स्टे के साथ मार्केट ने 180 का लेवल भी टच किया और फ्राइडे की क्लोजिंग जो है वो 181 प्लस आई है। और एक अच्छा सेशन रहा ओवरऑल वीक का। मुझे मैं स्पेसिफिकली जानना चाहूंगा, अगर हम वीक ऑन वीक के बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो लास्ट वीक का जो सेशन हुआ उसमें ओवरऑल वॉल्यूम्स कैसे थे, क्योंकि रिजल्ट्स भी काफी ज्यादा है, तो इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया और ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूटर्स मेन किन सेक्टर्स को हमने देखा। देखिए, वॉल्यूम्स थोड़े से बेहतर थे। अगर हम कहें नॉर्मल ही थे जैसे पिछले हफ्ते के थे। और पिछले से पिछले हफ्ते भी हमने डिस्कशन किया था कि पिछला हफ्ता पॉजिटिव जाएगा और ये वाला हफ्ता पॉजिटिव गया। 5,300 पॉइंट्स मार्केट ने विद इन अ वीक ऐड किया और 1,81,400 पॉइंट्स पर मार्केट ने क्लोजिंग दी। रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर का रिजल्ट आया, जिसके अंदर हमारे पास मीजान और फैसल बैंक का रिजल्ट आया, जो कि कंपैरेटिवली बेहतर रिजल्ट थे। फैसल बैंक हमने रिकमेंड भी किया बाइंग के लिए। तो रिजल्ट्स भी कंपैरेटिवली अच्छे हैं। और पूरे हफ्ते के अंदर अगर हम पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखते हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते का शो होता है हमारा, तो मीजान बैंक सबसे टॉप पर पॉइंट कंट्रीब्यूटर था। 567 रुपए पॉइंट 567 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। मारी एनर्जीज और फिर बैंकिंग सेक्टर के अंदर एचबीएल ईबीएल। तो अक्रॉस द बोर्ड मार्केट के अंदर बाइंग रही और 5,500 पॉइंट से करीब प्लस हुए। और ऑयल की सिचुएशन भी इस हफ्ते थोड़ी बेहतर रही। 83 85 तक ऑयल चल रहा था, और जो क्लोजिंग आई है वीकली वो $77 पर आई है। तो कंपैरेटिवली अच्छा हफ्ता गुजरा ये वाला। मुफीज, जब हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि मार्केट ने 181 का लेवल भी अपना टच किया, फार्मा सेक्टर की जब हम बात करते हैं, मैं ऑनलाइन मार्केटिंग पे भी आऊंगा, बट फार्मा उस तरीके से नहीं चल रहा। कोई ऐसी कोई नेगेटिव सेंटिमेंट अटैच्ड है या कोई ऐसी खबर है, या व्हाई इज फार्मा नॉट परफॉर्मिंग, क्योंकि लोग काफी इन्वेस्टेड हैं इस सेक्टर में भी। अच्छा, कल ना मैं डॉक्टर साहब से भी दंगल में बात कर रहा था और हम दंगल में डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट एक एक रेंज में, बस वो बता रहे थे कि पहले हमारे पास रेक्टेंगल थे, तो मैंने कहा ये स्क्वायर की पोजीशन बन गई, तो वहां पे मार्केट स्टक हुई भी है। और एक रेंज है जिसमें मार्केट ट्रेड करी है। जब एक मार्केट या तो बहुत लंबे टाइम के लिए साइडवेज हो जाती है, एक रेंज में फंस जाती है, तो उसमें बहुत बहुत पिक एंड चूज करके सेक्टर्स चलते हैं। और हमारे यहाँ पैसा जो मूव करता है ना, वो हमेशा डिफेंसिव की तरफ जल्दी मूव करता है, जिसमें बैंकिंग आता है, जिसमें ऑयल एंड गैस आता है, यानी ऑयल सेक्टर आप पूरा कर लें। एंड उसके बाद हमारे पास फर्टिलाइजर आता है। अच्छा, उसके बाद हम रिजल्ट भी देख रहे हैं, जैसे मीजान का रिजल्ट देखा हमने, फैसल का रिजल्ट देखा, हमने एफएफसी का रिजल्ट देखा। तो पैसा फिर उधर ही मूव कर होता है। अभी ऐसे आपका टेक्नोलॉजी, केमिकल, टेक्सटाइल, फार्मा, कोई भी सेक्टर चल नहीं रहा है। ऐसे कोई नेगेटिविटी नहीं है कि सेक्टर में कोई प्रॉब्लम हो। बट देन अगर पूरी मार्केट एक रेंज में स्टक होगी, तो उसमें से जब सेक्टर पिक एंड चूज करे होंगे, तो फिर बहुत लिमिटेड कंपनी चलेंगी। तो इस वजह से फार्मा भी थोड़ा सा फंसा हुआ है। बट एज लॉन्ग एज यू आर होल्डिंग गुड कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब फार्मा रैली करेगा तो फिर ये सारी कंपनीज आपको अच्छा गिनती जाएंगी। करेक्ट। इसके साथ अगर हम यही देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़ी सी एट ईज हुई, तो हमने सेक्टर को, मार्केट को चलते हुए देख लिया। वहीं पे अभी ये ईरान और ओमान की तरफ से भी एग्रीमेंट चल रहा था, एंड ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं पाकिस्तान, सऊदीया और टर्की की तरफ से भी जो मैका पैक्ट हुआ है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, क्या है इससे कुछ ज्यादा ईज हो जाएंगी पीस स्टॉक्स के अंदर चीजें, और हम थोड़ा सा एट ईज जा सकते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेके, या कोई मजीद फ्लेयर अप हो सकती है, क्योंकि अटैक्स दूसरी साइड पे हम देखते हैं फिर कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मस पे कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का स्टेटस है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। इंटरमीडिएटर्स हैं वो तो कोशिश करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो या कतर हो या जो भी हो, कि ये जंग रुके। क्योंकि देखें, इसमें सिर्फ बात यूएस या ईरान की नहीं है। जितने भी उस रीजन में इफेक्टीज हो जाएंगे, जो मुल्क होंगे, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो हो रहे होंगे ना, हो रहे हैं। सो यस, कोशिशें जारी हैं। एंड बैक तो डिप्लोमेसी भी चल रही होगी, पर जब तक कुछ क्लैरिटी नहीं होगी विद द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, with the oil prices falling below $70 let's say, या $75, तब तक जो है थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बरकरार रह सकती है। बिल्कुल ठीक है। मैं मुफीस आपसे जानना चाहूंगा, अभी जैसे बहुत से रिटेल इन्वेस्टर भी मार्केट में नए आ रहे हैं, उस दिन आप डेटा दंगल में भी बता रहे थे कि यंग जनरेशन जो है वो ज्यादा जो है पार्टिसिपेट कर रही है। हमारे पास काफी डेटा आता है। व्हाट हाउ मच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट और ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। फीपी लिपी का डेटा भी आ रहा होता है, रिसर्च रिपोर्ट्स भी आ रही होती हैं, बिकॉज नॉलेज इज एवरीवेयर, तो उसमें पिक एंड चूज करना काफी मुश्किल होता है। हाउ वुड यू रिफाइन दैट इंफॉर्मेशन जो कि एक पर्टिकुलर एक लेमैन, एक रिटेल इन्वेस्टर को चाहिए होती है टू वर्क इन मार्केट। चले इसको ना इस तरह समझते हैं कि डेटा बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कि सारा डेटा ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जितनी चीजें आप पढ़े वो आपको नॉलेज तो आपकी बढ़ाती ही हैं और आपको क्लिप भी देती हैं अपनी मार्केट पे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल आप स्टार्टर है, तो आपको क्या करना चाहिए? बेसिकली लेट्स से आप किसी भी, जैसे बहुत सारे फ्रीलांसर्स होंगे टेक्नोलॉजी सेक्टर में, या कोई बंदा सीमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो अपने सेक्टर्स को पढ़ना शुरू करते हैं। आपको क्योंकि ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर किस तरह काम करता है, या क्या प्रॉब्लम्स हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में, कौन सी कंपनी उन चीजों को ओवरकम कर रही है। सीमेंट सेक्टर किस तरह है, फार्मा सेक्टर से अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप फार्मा सेक्टर को पढ़ना शुरू कर दें। उन कंपनीज को आप पढ़ें। सबसे पहले ये जो 50 लिपि का डेटा है, ये सेटलमेंट है, ये एनडीएम मार्केट है, ये सब डेटा है, विच इज गुड।
लेकिन जब ये मैटर नहीं करेगा इतना जब तक आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो पहले तो आप बिजनेस की इकोनॉमिक्स को समझना शुरू करें, कंपनी क्या बेचती है, क्या रॉ मटेरियल है, कहाँ से आता है, कितने में जाता है, क्या मार्जिन है, कितना डेट है, कितना फ्री कैश है, थिंग्स लाइक दैट। स्टार्ट लर्निंग दैट। इनकम स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए 3 महीने बाद अगर कंपनी पब्लिश करी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका कोई पर्पस है। वो पर्पस ये है कि अपने शेयर होल्डर को उसने नोटिफाई करना है, बताना है। तो अगर शेयर होल्डर उसको खोल के पढ़ेगा ही नहीं, ऊपर ऊपर से बस ईपीएस देख ली और उसके रीजंस नहीं समझे कि भाई ईपीएस बढ़ी है तो कोई कोई प्रॉपर्टी बेच के कोई वन ऑफ गेन मिला है, कोई कोई टैक्स कम हुआ है तो कोई ईपीएस बढ़ी, क्या रीजन क्या है, तब तक आप बिजनेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। उस बिजनेस में क्या हर्डल्स हैं, क्या कंपनी की मैनेजमेंट कर रही है उनको ओवरकम करने के लिए, एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, डिविडेंड पे आउट किस तरह का है नहीं है, राइट शेयर इशू किए तो क्यों किए, एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल फॉर अ कंपनी, पर्टिकुलरली इंडस्ट्री, उसको आप पढ़ें, हर चीज को समझें। इंटरनेशनली जैसे हम कहते हैं ना, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे पास इंजीनियरिंग सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, तो स्क्रैप की प्राइसेस हैं। तो बहुत सारी चीजें इस तरह, एपीआई है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, तो डॉलर है, तो रुपी स्टेबिलिटी कितनी मैटर करती है, या डॉलर बढ़ता है तो कितना फायदा होता है। हर वो चीज जो अवेलेबल है जो ग्लोबली इंपैक्ट करती है उस पर्टिकुलर सेक्टर को, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको एक पहले तो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होगी और आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर उसके अंदर अब आप ये देखें कि लेट्स से आपने फार्मा सेक्टर में कंपनी पिक कर ली, देन आप देखें कि इस कंपनी में इनकी शेयर होल्डिंग किस तरह डिवाइड हुई है, इसमें वॉल्यूम्स किस तरह के हैं, इसमें प्राइस एक्शन डिस्कवरी किस तरह की है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल बाइंग है इसके अंदर है नहीं है, फिर इस तरह आप डेटा को कंज्यूम करना शुरू करो। आई थिंक स्टार्टर्स के लिए ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है। Absolutely. जैसे मुफीज ने बताया कि जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं इनिशियल बेसिस पे, हम कोशिश करेंगे हफ्तानामा के अंदर स्लोली स्लोली ऐसी चीजें आप लोगों के लिए लेके आए जिसके अंदर आप लोगों को एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करते हुए जो जो रिक्वायर्ड चीजें होती हैं उनको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, ताकि आप लोगों को भी इससे फायदा हो। मुइस, जैसे मुफीज ने बताया कि स्पेसिफिक स्टॉक को भी जानना जरूरी है, इसी तरह अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, आप रोजनामा में भी बता रहे थे कमर्शियल बैंक्स ने काफी पॉइंट्स कॉन्ट्रीब्यूट किए। हमने मिजान बैंक का रिजल्ट देखा, हमने फैसल बैंक का रिजल्ट देखा, उसी साइड पे बैंक अल इस्लामी भी है। बैंक अल इस्लामी जो शरिया कंप्लाइंट बैंक है, इसको आप फंडामेंटली कैसा देखते हैं? क्या लॉन्ग टर्म में इसकी एक अच्छी ग्रोथ नजर आती है? देखिए, अगर हम देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर शरिया कंप्लाइंट के अंदर, तो मीज़ान बैंक एक जी, एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, बड़ी कंपनी जरूर। है, ज़्यादा ब्रांचेज हैं। और अगर हम उसे शेयर प्राइस भी देखते हैं और अर्निंग को देखते हैं, तो वो फील करता है कि हमें जो है ये शेयर प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है और 11 के मल्टीपल पर है, जो कि पूरी बैंकिंग का जो मल्टीपल चल रहा है वो 8 के मल्टीपल पर चल रहा है। तो हम्म। फैसल बैंक उसके अगेंस्ट सस्ता हमें मिल रहा है, और फैसल बैंक भी क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट बैंक है इस्लामिक के अंदर, तो वो भी अच्छा बैंक है। लेकिन अगर हम कैपिटल गेन की बात करते हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि बीआईपीएल हमें थोड़ा सा फंडामेंटली लेस स्ट्रांग मिले दोनों बाकी हम्म। बाकी दोनों बैंकों से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटल गेन हमें थोड़ा बेहतर बैंक इस्लामी के अंदर मिल सकता है। अगर यहाँ पर हम स्लो स्लो एक्यूमुलेट करते हैं तो कैपिटल गेन हमें मिल सकता है, प्लस साल में डिविडेंड भी देता है 2 बार। तो डिविडेंड और कैपिटल गेन के लिए, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की है, तो कैपिटल गेन हम्म। के चांसेस भी ज्यादा है। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिवॉर्ड होगा। तो बैंक इस्लामी के अंदर भी स्लो 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 एक्यूमुलेशन कर सकते हैं होल्डिंग के लिए। जब आपको अच्छा गेन मिले, जब आपके 1 के 2 हो जाए, तब आप सेल कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये मोइस ने बात बिल्कुल ठीक की है। हमें ऑडियंस में भी सवाल कमेंट किसी ने किया हुआ था कि हमें रिकमेंडेशंस तो मिलती हैं कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन एट व्हाट लेवल? हम लेवल भी बताते हैं, हम परसेंटेज वाइज भी बता रहे होते हैं, और स्पेसिफिक टॉपिक्स भी बताते हैं, और साथ स्ट्रेटजीज के साथ लेके चलते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कॉन्टिन्यूसली बताई जा रही होती है। मोइस, इस हफ्ते को लेकर मैं आपका एनालिसिस जानना चाहूंगा। पहले तो आप मुझे इंडेक्स का दीजिए, और फिर लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक सेक्टर किस में ज्यादा काम करना चाहिए। देखिए, इंडेक्स की क्लोजिंग 181 के अबव आई है, 1,81,400। तो आई थिंक बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग है। जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था 1,80,000 से लेकर 182 तक का, तो उसके दरमियान में ही क्लोजिंग दिया। और मुझे लगता है कि ओपनिंग ऊपर ही होगी मार्केट की। ऊपर नहीं भी हो तो लेवल लेवल पर ओपनिंग होगी, और 1,80,000 या 177 का जो एरिया है वो मार्केट ब्रेक नहीं करेगी आई थिंक इस हफ्ते के अंदर। और 185 तक मार्केट इस हफ्ते के अंदर ट्रेड करा सकती है। ये हफ्ता भी पॉजिटिव ही लगता है हमें। तो आई थिंक स्लो स्लो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, ऊपर लेवल पर आए, और अगर नीचे सेम शेयर्स नीचे आपको मिले अच्छे लेवल पर, तो वहां पर आप स्लो स्लो बाइंग भी कर सकते हैं। मार्केट के अंदर बस एक यही स्ट्रेटजी है सिंपल, कि कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड करनी है जब तक पीस डील साइन नहीं हो जाती। क्योंकि ऑयल बढ़ता है तो मार्केट 2-3 हजार पॉइंट माइनस हो जाती है, ऑयल गिरता है तो मार्केट 2-3 हजार पॉइंट प्लस हो जाती है, और अगर कुछ नहीं होता तो मार्केट स्लो स्लो बढ़ रही है। तो हम्म। कम क्वांटिटी के साथ काम करेंगे तो बेहतर ही रहेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं स्पेसिफिक सेक्टर स्टॉक्स भी कहूंगा। मुफीस में एक सवाल आपसे होगा कि हमने देखा है कि पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं वो रिवाइज हो रही हैं काफी ज्यादा पहले की निस्बत जिस तरह होती थी। बट मैं जानना ये चाहूंगा, इससे पब्लिक फाइनेंसेस तो काफी हद तक रिपेयर हो रहे हैं, बट अगर हम एक तरफ देखें कि दिस कुड लीड टू इन्फ्लेशन, क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी चीज है जो हर हाउस होल्ड को अफेक्ट करता है। तो डू यू सी इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग आने वाले कुछ टाइम्स के अंदर? क्या ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट हो सकती है, बढ़ सकती है? इस बारे में बताइएगा।
अच्छा देखें, जो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी की जहां तक बात है या जहां तक हमारे पास इन्फ्लेशन की बात है, जब पहले हमारे पास पेट्रोल प्राइसेस या पेट्रोलियम प्राइसेस रिवाइज होती है तो फोर्टनाइटली अगर हो रही है तो उसके बीच में बहुत ज्यादा ऑयल स्पेकुलेट हो रहा था, बढ़ता भी था गिरता भी था, उसके बाद प्राइसेस रिवाइज की जाती है। अभी जो प्राइसेस आती हैं वो ट्रांसलेट कर दी जाती हैं यहाँ पे, कुछ पैसा में होती हैं, कभी रुपीज में होती हैं। अब वो मोरलेस एक वो भी एक तरीके से एक रेंज में ही चल रही है, ऑयल भी एक रेंज में चल रहा है। डेफिनेटली अगर एक थ्रेशोल्ड को तोड़ के प्राइसेस ज्यादा बढ़ती हैं तो वो इन्फ्लेशन को बिल्कुल बढ़ा सकती हैं। देन इन्फ्लेशन जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, पॉलिसी रेट, उसको भी एक दफा रिवाइज किया जा सकता है, क्योंकि ये एक डिमांड से ज्यादा एक जो इन्फ्लेशन क्रिएट हो रही है वो इसलिए हो रही है कि आपकी जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। Correct. अगेन, if oil prices stays in this bracket, let's say हम कहते हैं 83 से नीचे नीचे अगर प्राइसेस जो है 75 से 81 82 इसके बीच में घूमती है, तो ये भी एक रेंज है जिसके बीच में ऑयल स्पेक्यूलेट होता है, कोई खबर आती है, बढ़ता है, और वो प्राइसेस यहाँ पे पास ऑन कर दी जाती है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट मुझे लगता है बहुत ज्यादा नहीं आएगा इनिशियली अगर ऑयल प्राइसेस 80 से नीचे रहते हैं, और फिर शायद मॉनेटरी पॉलिसी इस नेक्स्ट बार अगर प्राइसेस नहीं बढ़ती ज्यादा तो अनचेंज रह सकती है। बट अगर तो प्राइसेस ज्यादा बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन के नंबर्स अगर थोड़े बहुत थोड़ी परसेंटेज में बढ़ते भी हैं, फिर इस बार अनचेंज रह के नेक्स्ट में बढ़ाई जा सके अगर ये चीजें सेटल डाउन नहीं होती है। करेक्ट मुफीस, जैसे आपने लास्ट वीक भी एनालिसिस दिया तो ऑयल का, मैं जानना चाहूंगा जैसे मोइज ने बताया कि 77 पे ऑयल की क्लोजिंग आई है, बिकॉज ऑफ कोर्स आजकल ऐसा टाइम चल रहा है कि आवर मार्केट डिपेंड्स अ लॉट ऑन ऑयल। सो कल की ओपनिंग आपको ऑयल की क्या लगती है, 77 से थोड़ी नीचे वाली साइड पे आएगा एज फार द टेंशंस आर गोइंग ऑन? आई थिंक मोर और लेस इधर ही ऑयल करेगा, 80 से नीचे ही ऑयल रहेगा। मतलब अब लेट्स से 77 है तो 78 हो सकता है, 9 हो सकता है, फिर वापस 77 हो सकता है। 80 से नीचे नीचे रहना भी इंपॉर्टेंट है, और 80 से नीचे मुझे लगता है कि रहेगा, क्योंकि अगेन कहीं हमारे पास अटैक्स की खबर भी आती है, कहीं हमारे पास ये खबर भी आती है कि मीडिएटर्स अपना काम कर रहे हैं। तो अब ये चीज ना, क्योंकि जब चीज ड्रैग हो जाती है तो फिर वो मार्केट भी एक सुस्त रवि का हमारी शिकार हो चुकी है इन सब जी। चीजों को देखते हुए। तो वो एक एक मुझे लगता है कि 80 से नीचे नीचे ऑयल जो है वो ट्रेड कर सकता है। ज्यादा कुछ स्पाइक मुझे नहीं लगता कि बहुत आएगा, आएगा अभी तो ऑयल नीचे सेटल हो जाएगा। करेक्ट, हम जो एनालिसिस आपको शोज के अंदर दे रहे होते हैं, खास तौर पे आपको जो दंगल के अंदर भी डॉक्टर साहब की तरफ से एनालिसिस मिलते हैं, उनको इन डेप्थ स्ट्रेटजीज के साथ और चार्ट्स के साथ और प्राइस एक्शन शो करके डॉक्टर साहब अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉकिफाई जो कम्युनिटी है स्टॉकिफाई की, उसके अंदर भी बता रहे होते हैं, जिसके अंदर आपको बाइंग एंड सेलिंग आइडियाज भी मिलते हैं। और सिर्फ वहां तक ही नहीं लिमिटेड होता, स्टॉक लेवल्स भी बताए जाते हैं, उसके साथ एक चैट ग्रुप होता है जिसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे एक हेल्थी डिस्कशन कर रहे होते हैं मार्केट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। तो एज 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 अ न्यू एंट्रेंट इन द मार्केट, अगर आप समझना चाहते हैं हाउ स्टॉक मार्केट बिजनेस वर्क्स, तो इन्वेस्ट विद स्टॉकिफाई आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, आपको जूम सेशंस भी मिलते हैं जिसमें लेट से आपके पोर्टफोलियो का कोई सवाल हो या आप किसी स्टॉक में फंस रहे हो, तो आपको लाइव जूम सेशन के थ्रू डॉक्टर साहब जो है गाइडेंस दे रहे होते हैं। तो वन ऑन वन गाइडेंस टीम की तरफ से भी चल रही होती है। तो व्हाट्सअप करिएगा आप 0336244466, जो टीम आपको तमाम तफसीलात दे देगी। मोइस, मैं जानना चाहूंगा सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बात करें, आपने रिफाइनरी सेक्टर का भी बताया, आपने ऑटो सेक्टर के अंदर भी स्टॉक्स बताया, प्रॉफिट टेकिंग भी करवाई। इस हफ्ते के अंदर कौन सा सेक्टर आपको ज्यादा लग रहा है कि वेटेज में रहेगा, बेहतर परफॉर्म करेगा, और स्पेसिफिक स्टॉक्स भी अगर आप बता दें फिर हम कंक्लूड करते हैं। देखिए, स्पेसिफिक स्टॉक्स अगर मैं बताऊं तो निशात मिल मुझे अच्छा लग रहा है, जो फैसलाबाद का जो पावर प्लांट है उसकी एक्वायरिंग की जो जी बात जी। होती है, क्योंकि निशात मिल शरिया कंप्लाइंट है। वैसे तो निशात पावर, निशात चिनिया पावर भी स्ट्रांग है, लेकिन निशात मिल मुझे लगता है कि अच्छा कैपिटल गेन हमें निशात मिल के अंदर मिल सकता है। और लास्ट फ्राइडे वाले दिन भी पावर जनरेशन की मेन पॉइंट है जिसके अंदर निशात पावर, निशात चिनिया पावर और हपको थे। तो सबसे पहला स्टॉक हमारा हो गया निशात मिल। दूसरे नंबर पर पाक इलेक्ट्रॉन, वो भी क्योंकि इंटरेस्टेड है इस ट्रांजेक्शन के अंदर। इसके बाद मैपल लीफ सीमेंट, इसके अंदर भी। तो ये तीन स्टॉक्स मैंने डिफरेंट आपको सेक्टर्स से बता दिए, तो ये तीन आप नजर में रख सकते हैं फॉर द ट्रेडिंग। तो इनके अंदर आपको अच्छा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिख सकता है मार्केट में। बिल्कुल ठीक है। फर्दर कोई भी जो स्ट्रैटेजी होगी और लेटेस्ट जो भी एनालिसिस होगा, लेट्स सी कल ऑयल की ओपनिंग किस तरीके से होती है, और हम आपको रोजनामा के अंदर मजीद गाइडेंस भी बताते रहेंगे और आपसे लेटेस्ट जो भी अपडेट होगी वो भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आपसे मुलाकात होगी कल रोजनामा के अंदर। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।